Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद क़य्यूम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस दफ़ा एमडी कैट क्लियर कर चुका हूँ और यूएचएस की मेरिट लिस्ट में मेरा रैंक 257 है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब रहा हूँ। मेरे मार्क्स की डिटेल्स कुछ इस तरह है कि मैट्रिक में मेरे मार्क्स 1072 आउट ऑफ 1100 हैं, एफएससी में मेरे मार्क्स 1096 हैं और एमडी कैट में मेरे मार्क्स 183 आउट ऑफ 210 हैं। नाम्स में मेरे मार्क्स 144 आउट ऑफ 150 हैं, जो कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 5th पोजीशन बनती है। इनके अलावा ई कैट 2021 भी मैंने अटैम्प्ट किया था और उसमें मेरे मार्क्स 316 आउट ऑफ 400 हैं। अब जाहिर सी बात है, बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आया होगा कि ई कैट को अटैम्प्ट करने की क्या वजह थी। तो ई कैट मैंने इसलिए अटैम्प्ट किया था क्योंकि ई कैट भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और चूंकि पीएमसी ने लास्ट ईयर अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस दफ़ा जो एमडी कैट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो मैंने ये बेहतर समझा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के जो इन्वायरमेंट होता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं ई कैट को भी अटैम्प्ट करूँ, तो इसलिए मैंने ई कैट को अटैम्प्ट किया था। फिर अब बात करूँ कि पीएमसी का एमडी कैट कैसा था, उसके बारे में रिव्यू दूँ और फिर मैंने किस तरह प्रिपरेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के सबसे बेहतरीन और तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के ख्वाब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में कैसे कामयाब रहा। ऑब्वियसली पीएमसी का ये एमडी कैट एक एक्सपेरिमेंटल एमडी कैट था, इसमें बहुत से फ्लॉ थे। सबसे पहली बात, नेशनल एमडी कैट लेना ही एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि 2 साल स्टूडेंट्स जिन बुक्स को पढ़ते आए हैं उन्हें अगर बोला जाए कि अब 2 महीनों में आपने पूरे पाकिस्तान की बुक्स को भी साथ में प्रिपेयर करना है और फिर यही नहीं बल्कि कैम्ब्रिज यानी कि ए लेवल की बुक्स को भी प्रिपेयर करना है, तो ये तकरीबन नामुमकिन है। कोई भी स्टूडेंट इनको मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी क्या करें, है तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपने क्या करना है, आपने 3047 जो पंजाब की एमबीबीएस सीट्स हैं उनमें से एक सीट सिक्योर करनी है। इसी तरह बाकी तमाम स्टूडेंट्स ने भी सीट के लिए ही कम्पीट करना है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपका जो पेपर है वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो सबके लिए ना, सब ने ही तो पेपर देना, सबके लिए जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। 19-20 का फ़र्क है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डिफिकल्टी लेवल सेम है। तो इसलिए इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अब भी अगली दफ़ा भी नेशनल एमडी कैट ही होना है और पॉसिबली जो इस दफ़ा पैटर्न रहा है और जो तरीकाकार रहा है वही रहेगा अगली दफ़ा भी। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें और इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। फ्रेशर स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं इस वक्त, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले तो अगर जो अकेडमीज़ संडे सेशन स्टार्ट कर रही हैं उन्हें ज्वाइन करें। संडे सेशन को ज्वाइन करने का डेफिनेटली फ़ायदा है, ज़रूर करना चाहिए और सिर्फ ज्वाइन नहीं करना बल्कि सीरियसली स्टडी भी करना है, उसे सीरियस लेना है। ये नहीं कि उधर आप चिल करने के लिए जाएँ, संडे को गुजारने के लिए जाएँ, बल्कि आपने उसे अच्छी तरह सीरियस लेकर उसमें सिलेबस को कवर करने की कोशिश करनी है और तैयार करने की कोशिश करनी है। जो स्टूडेंट्स हैं पंजाब से, उन्हें चाहिए कि वो फेडरल की बुक्स को परचेज़ कर लें। अब अगर वो 3 बुक्स परचेस नहीं करना चाहते, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो ठीक है, आप प्रिपेयर भी नहीं करना चाहते तो वो कम से कम एक ज़रूर करें, बायोलॉजी की ज़रूर करें। केमिस्ट्री का भी फ़ायदा है और फिजिक्स का भी कुछ हद तक, बहुत कम लेकिन कुछ हद तक ज़रूर फ़ायदा है। तो बायोलॉजी की तो कम से कम ज़रूर करें। और जब आप संडे को जाते हैं, एमडी कैट को पढ़ते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो उसके साथ घर आके जब उसे प्रिपेयर करते हैं तो पीटीबी की तो आप पहले ही पढ़ रहे हैं, वो तो आपको पहली बुक्स इस वक्त तक याद हो जानी चाहिए। तो उसके साथ फेडरल की बुक्स को भी अभी पढ़ना है। ये नहीं कि आप अभी सिर्फ पीटीबी पढ़ रहे हैं, बोलें कि मैं जब एफएससी के पेपर दे दूंगा उसके बाद पढ़ूंगा फेडरल या फिर दूसरी बुक्स को, तो ऐसा नहीं है। एक दफ़ा पढ़ने से कभी बुक्स तैयार नहीं होती, उन्हें 2-3 बार पढ़ना है। तो 2-3 बार पढ़ने का टाइम आपको बाद में नहीं मिलना। एक दफ़ा आपने एफएससी के साथ साथ ही फेडरल की बुक्स को पढ़ना है, स्पेशली बायोलॉजी को। तो ये आप पढ़ लेंगे। पढ़ना किस तरीके से, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपके पास पूरा साल तो है नहीं और ना आपने पीटीबी की तरह इस पर फोकस करना है। दूसरी जैसे बात अपने प्रोविंस के अलावा बुक्स को, बाकी तमाम बच्चों के लिए भी। तो आपने जो दूसरे प्रोविंस की बुक है उसको किस तरह लेके चलना है कि जो लाइंस, एक पहले पढ़ना तो था लिया एक दफ़ा स्टार्ट में, जो लाइंस आपको लगता है कि इधर ये जो बात लिखी हुई है, ये बात मेरे प्रोविंस की बुक में लिखी हुई है ऑलरेडी, मुझे इसका पता है, उसको तो आपने हाथ में नहीं लगाना और ना दोबारा पढ़ना है। जो लाइंस नई हैं, जो बातें नई हैं, जो एस्पेक्ट नए कवर किए गए हैं उधर, जो पैरामीटर्स आपकी बुक में नहीं है, उन्हें आपने हाईलाइट करना। मार्कर से लाइन लगाएं, पेंसिल से लाइन लगाएं, हाईलाइटर इस्तेमाल करें, जो वो आपकी मर्जी है आप करें, लेकिन उसे हाईलाइट करें और वही वो मटीरियल है जो आपने बाद में पढ़ना है। अब इधर एक और सवाल पैदा होता है कि हम जो नोट्स बनाएं, क्या ऐसा ना कर लें कि नोट्स में जो सर हमें लेक्चर देंगे वो भी लिखें, फिर जो दूसरे प्रोविंसेस की बुक्स में एक्स्ट्रा मटेरियल लिखा हुआ है वो भी लिख लें, हमारा सारा जो मटेरियल एक्स्ट्रा जो हमने करना है वो एक जगह पे आ जाएगा। तो ऐसा मेरे ख्याल से सही नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसा किया भी था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं था किया। क्यों? इसमें टाइम वेस्ट होगा। फेडरल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पीटीबी में मौजूद नहीं है और अगर आप उन सारों को लिखने बैठ जाएं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बेहतर यह है कि आप फेडरल में उसे हाईलाइट कर लें और उससे वहाँ से प्रिपेयर करें। जब आप अब इधर एक चीज़ का मसला ज़रूर आता है एट द एंड, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन का टाइम है, आपके एमडी कैट को 6 दिन रह गए, 5 दिन या हफ्ता रह गया और रिवीजन करनी है, तो उधर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और कॉन्फिडेंस आपका जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने रिवाइज नहीं किया। आप फेडरल पूरा 2 महीने या फिर 4-5 महीने पढ़ते रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप रिवाइज नहीं कर सके, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। मेरे पास 1 हफ्ता था और रिवाइज मैंने सारा करना था, तो मैंने फेडरल की बुक्स को रिवाइज बिल्कुल नहीं था किया। मैंने सिर्फ पीटीबी को और अपने लेक्चर्स को रिवाइज किया था और जब एमडी कैट के लिए घर से निकला तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जितना फेडरल पढ़ा है वो सारी मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया चली गई है, क्योंकि मैं उसे रिवाइज नहीं कर सका और मुझे ऐसा चीज़ें याद नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, जब मैं टेस्ट देने बैठा, जब वो टेस्ट मेरे सामने आया तो उधर कोई भी एमसीक्यूज जो मुश्किल था, आसान तो हैं, कुछ लाइंस आती हैं जाहिर सी बात है पीटीबी की, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे, वो 30-40 होंगे 210 में से। लेकिन जो एमसीक्यूज थोड़े मुश्किल थे, जो आउट ऑफ सिलेबस थे, वो फेडरल की लाइन वाले नहीं थे। कोई भी फेडरल की बुक लाइन नहीं थी आई हुई। चीज़ों को लिंक करके आप जो है ना आंसर्स को एलिमिनेट करके फिर सही आंसर तक पहुंच सकते थे। तो अब जब आपने फेडरल की बुक को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ा होगा ना, तो चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। जब क्वेश्चन आता है तो आपको चीज़ें सामने याद आना शुरू हो जाती है, फिर आप रिलेट करते हैं और सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए एक दफ़ा फेडरल सेकंड ईयर आपने पढ़ लेनी है साथ साथ,
फिर जब आप पेपर देके फारिग होंगे, फिर फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करें, फ़ौरन से भी साथ-साथ लेके चलें, वो थोड़ा मुश्किल वक़्त होगा क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर पहले भी नहीं आती, पहले भी भूल जाता है तकरीबन बंदा जब आप सेकंड ईयर में इतना ज़्यादा पढ़ेंगे और फिर आपको फर्स्ट ईयर वो पहले पीटीबी को अच्छी तरह याद करना है, फिर फेडरल को भी आपने साथ में याद करना है, फिर टीचर्स ने जो आपको लेक्चर्स देने हैं वो करने हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही टाइम है जो मैनेज कर लेता है अच्छी तरह से, वही कामयाब होता है और वही एमडी कैट क्लियर करता है। असल में सारा जो ये एमडी कैट को पास करना, बीबीएस में एडमिशन लेना, सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट का नाम है, जो अच्छी तरह से मैनेजमेंट करता है, टाइम को ज़ाया नहीं करता। अब टाइम को ज़ाया कई बंदे बुक्स पे भी करते हैं, वो किस तरह करते हैं कि वो अब फ़र्ज़ करें कोई एक चैप्टर ले लिया, तो अब ये सोचा कि जी पीएमसी है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, और फिर वो खुद से इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू हो गए, उसके बारे में किसी टॉपिक के बारे में डिटेल ले जा रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं कि वो जो डिटेल आप हासिल कर रहे हो वो पेपर में आए, इसलिए आपने उससे फोकस नहीं करना, इस तरह से फोकस नहीं करना कि अब ये एचआईवी टॉपिक है तो मैं एचआईवी के बारे में जितनी रिसर्च हो चुकी है आज तक मैं वो सारी कर लूँ और फिर मैं पेपर में उसे अटेम्प्ट कर लूँगा, मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। फिर ऐसा करेंगे फिर तो आपको 10 साल लग जाएंगे सारा सिलेबस कवर करते हुए। तो इसलिए मैनेज करना जो है ना, यही असल बात है कि किस टॉपिक को कितनी अहमियत देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना टाइम देना है, ये डिपेंड करता है आप पे, और ये जो अच्छी तरीके से सूटेबल और प्रॉपर टाइम देगा वो कामयाब होगा। अब बात करते हैं कि फेडरल कैसे पढ़नी है, वो तो आपको पता चल गया। जो दूसरे प्रोविंसेस के हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने प्रोविंसेस की बुक तो अच्छी तरह सेकंड ईयर में कर लें, ताकि जब बाद में आपको टाइम मिलना है, आपके लिए मसला यह है कि आपको पीटीबी तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेजर क्वेश्चन आप बोल सकते हैं पीटीबी से होता है, पीटीबी से चीजें लिंक होती हैं, तो पीटीबी तो आपने जरूर करनी है, लेकिन फेडरल आपको भी करनी चाहिए। तो इसलिए आप पे ज्यादा बर्डन है, आपको इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए कि आपने इस ज्यादा बर्डन को, ओवर बर्डन को कैरी भी करना है और फिर सक्सेस भी हासिल करना है। तो मेंटली तैयार रहें और सेकंड ईयर को वेस्ट ना करें, सिर्फ ये सोच के कि मैं सेकंड ईयर में पहले अच्छे नंबर बना लूँ फिर मैं एमडी करूंगा, ऐसे नहीं होगा आपका क्लियर। मैंने खुद संडे सेशन ज्वाइन किया था और जब संडे सेशन की पहली क्लास लेने गया था, उसी दिन घर जाते वक्त मैंने रास्ते से बायोलॉजी की फेडरल की बुक खरीद ली थी और उसे अच्छी तरह प्रिपेयर भी किया था। अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी सेकंड ईयर मेरी काफी अच्छी तरह प्रिपेयर थी, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे इसके लिए अब मजीद प्रिपरेशन की जरूरत इतना ज्यादा नहीं है। तो इसलिए पहले तो एफएससी को इतना अच्छा बना लें कि आपको ज्यादा जरूरत ना रहे उसे पढ़ने की, फिर अपना टाइम जो है अभी से एमडी कैट को देना शुरू कर दें। अगर आप सेकंड ईयर कवर कर लेते हैं ना संडे सेशन में, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। मैंने सेकंड ईयर सारी कवर कर ली थी, ठीक है, मैंने सेकंड ईयर की फेडरल की बुक्स को हाईलाइट भी कर लिया हुआ था। अब मुझे पता था कि कौन सा मटेरियल यूजफुल है और उससे मैंने बार बार पढ़ना है 2-3 बार, फिर वो ठीक हो जाएगा। उसे याद करने की इतना जरूरत नहीं होती कि उसे भी रट्टा लगाया जाए कौन सा आपने उसका पेपर देना सेकंड ईयर का, तो उसे तो एमडी कैट के हवाले से करना, तो एमडी कैट के हवाले से चीज़ों को तैयार करना आसान है, लेकिन बस ये है कि आपका माइंड जो है वो क्यूरियस होना चाहिए। आपको किसी एक लाइन की जो चारों डायमेंशन हैं वो देखनी है कि इसका पॉसिबल ये भी हो सकता है, पॉसिबल ये भी हो सकता है, तो इस तरह से रिलेट करना पड़ता है चीज़ों को। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या फेडरल की केमिस्ट्री की बुक्स और फिजिक्स की बुक्स को भी पढ़ना चाहिए, तो जैसे मैंने पहले बात किया वो भी पढ़नी चाहिए। केमिस्ट्री के पीएमसी के जो 2020 का एमडी कैट था उसमें तो बुक की लाइन्स आई हुई थी फेडरल की बुक्स की केमिस्ट्री के पेपर में, तो इस बार भी जो एमडी कैट में केमिस्ट्री का क्वेश्चन था उसमें भी चीज़ें ऐसी थी कि जिन्हें आप लिंक कर लें और केमिस्ट्री फेडरल में जो कुछ लिखा हुआ है उसे लिंक करके आप उसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दो बात जो आपको, जब आप फेडरल की बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको फील होगी कि केमिस्ट्री की चीज़ों में तजाद है पीटीबी में और फेडरल में और दूसरी प्रोविंसेस की बुक में। मिसाल के तौर पर इधर किसी कैटलिस्ट आपको एक रिएक्शन है, जैसे पॉलीमराइजेशन ऑफ थीन का, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन के रिएक्शन में पीटीबी में जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, यानी कि टेंपरेचर, प्रेशर वगैरह, वो फेडरल में कुछ और लिखे हुए हैं। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आपने कंडीशंस को याद करने नहीं है, सिर्फ अपने प्रोविंस की बुक वाली कंडीशंस को याद रखें, दूसरे प्रोविंसेस की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की कंडीशंस हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना और ये नहीं करना कि मैं वो भी याद रख लूँ और ये भी याद रख लूँ। जब डिफरेंस होगा तो वो सवाल पेपर में आएगा ही नहीं और वो आता भी नहीं है। इस दफा कोई सवाल भी ऐसा नहीं आया कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है या इस रिएक्शन के लिए कितना टेंपरेचर होता है या इस रिएक्शन के लिए कितने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे सवाल पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में जनरल क्वेश्चंस आएंगे, तो जो जनरल क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत है। और हाँ, जो टेक्स्ट लाइंस लिखी हुई हैं उन्हें भी जरूर कंसल्ट कीजिएगा और उनसे भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं और उन्हें रिलेट करके आंसर किया जाता है। फिजिक्स का इस दफ़ा बड़ा ही स्ट्रेंज पेपर था, वो इस लास्ट और किस्म का गंदा तरीन पेपर फिजिक्स का ही था। वो इसलिए कि हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं, हम ये प्रिपरेशन करते रहते हैं 2-3 महीने में एमडी कैट के कि अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करो, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं ना होता एफएससी में, तो हम कैलकुलेटर से करते आते हैं, तो हम कैलकुलेशन पे फोकस करते रहते हैं जी, इस तरह से शॉर्टकट है, कैलकुलेशन को इस तरह से करना है। लेकिन पेपर में 8 से 9 न्यूमेरिकल आए थे बस, 56 टोटल क्वेश्चन है फिजिक्स के, उसमें से 8 से 9 आपके जो क्वेश्चन है वो आएंगे न्यूमेरिकल्स, या 10-12 आ जाएंगे किसी के। ये थोड़ा डिफरेंस था, किसी में 15 भी थे, किसी में 3-4 भी थे। तो ये कोई सेट पैटर्न नहीं है, ये आप इलाके के कितने आते हैं। जो आए थे उनमें भी कुछ गंदे न्यूमेरिकल्स थे, उनका आंसर ही नहीं था निकला, पता नहीं किस लेवल के थे। उम्मीद तो यही है कि आपकी जो अकेडमीज हैं उनके टीचर्स आप इस दफ़ा आपको अपडेट करेंगे और अपडेट करना जरूरी भी है। जिस तरह वो पहले पढ़ाते आए हैं उस तरह पढ़ाएंगे तो फिर नहीं काम बनेगा, उन्हें अपडेट करना पड़ेगा। जिस तरह की जो टर्म्स इन पेपर में आई हैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, तो तभी अकेडमी से जाने का कुछ फायदा भी होगा। सीपी और सीवी वाले न्यूमेरिकल्स थे जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में से थे, तो ये जो है ना बदनाम ज़माना एमसीक्यू थे हमारे टाइम पे। जब वो पता है एक महीने के लिए एमडी कैट चलता रहा है, तो जब ये क्वेश्चन आए बच्चों ने शेयर किए तो ये काफ़ी ज़्यादा इन पे बहस भी होती रही कि इनका क्या कैसे हल करना है। तो इसलिए कुछ रिपल फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में से काफ़ी ऐसे एमसीक्यूज थे। फिर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उनमें मैग्नेटिक मोनोपोल्स की टर्म थी जो पहली दफ़ा एमडी कैट में देखी थी, फिर कोई न्यूट्रॉन स्टार की टर्म थी वो भी पहली दफ़ा देखी थी। तो इस तरह की चीज़ें आनी है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। और अगर मुझसे पूछें कि सबसे इफेक्टिव चीज़ कौन सी है प्रिपरेशन में, तो वो पीएमसी के पेड टेस्ट। अब उनमें भी एक मसला है, उनमें ये मसला है कि उनकी कीज़ गलत लगी हुई हैं, पीएमसी ने जो कीज़ प्रोवाइड की हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत हैं। तो अब उनके लिए यही एक हल है कि आप अपने रिजल्ट पे फोकस ना करें, आप सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करें कि क्वेश्चन किस टाइप का आया हुआ है और उसका आंसर टीचर से पूछें, अपने फ्रेंड्स से जिन्होंने क्लियर किया उनसे पूछें। पीएमसी की आंसर की को देखने की जरूरत ही नहीं है मोस्टली, वरना वो आपको कुछ भी नहीं देगी सिवाय डिप्रेशन के और टेंशन के। आप समझेंगे कि मेरे तो 210 में से 160 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं। मेरे खुद जितने मैंने 8-9 सिर्फ किया था, टाइम इतना था, उनका बाकी बुक्स पे भी फोकस कर रहा था, तो मेरे कभी भी मेरा नहीं ख्याल मेरे 165 से ऊपर नंबर नहीं गए।
पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट में, और 134-35 भी आए हैं, इतने भी आए हैं कुछ टेस्टों में। तो जब बाद में देखा जाता है तो पता चलता है जी 30 से 40 तो 30 से ही रंग है, बिल्कुल जो सिंपल बातें हैं वो पीएमसी ने आंसर की में गलत लिखी हुई हैं। तो इनसे टैकल ऐसे ही करना है कि इन्हें इग्नोर करना है, और आपने सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन टाइप पे फोकस करना है, बजाय इसके कि आप किसी से पूछें क्वेश्चन किस तरह का था, पीएमसी का पेपर किस तरह का था। तो उससे बेहतर ये है कि आप पीएमसी के पेड टेस्ट जो हैं उन्हें अप्रोच करें, उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करें, और बहुत आपको पता चल जाएगा कि पीएमसी का पेपर किस तरह का था। सेम उसी लेवल का पेपर था जिस लेवल के प्रैक्टिस टेस्ट है। अब उम्मीद तो यही है कि जो उधर आंसर कीज़ थी वो ओरिजिनल पेपर में वो सही थी, बाकी खुदा जाने कि उधर पता नहीं क्या सीन था, लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट में कीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत थी। अब बात करता हूँ कि टाइम टेबल के बारे में भी बच्चे पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, या एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम ये समझते थे कि शायद ये जो बच्चे एमडी कैट क्लियर करते हैं या किंग एडवर्ड में जाते हैं, इनका कोई खास सेट टाइम टेबल होता होगा, ये पढ़ते होंगे इस तरह से जितना टाइम टेबल उतना, और दिन में 16-16 घंटे पढ़ते होंगे, कोई सुपर नेचुरल लोग हैं ये। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ कि जब मैं घर से निकल के जा रहा हूँ एमडी कार्ड देने के लिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, क्योंकि मैंने रिवीजन चीज़ नहीं थी की, लेकिन फिर भी हो तो गया ना। असल में होता है कि जब आप एक रूटीन में पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि वो तो आपकी रूटीन है, आपको लगता ही नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो। तो इसी तरह आपने भी ऐसे ही चलते जाना है, जितना मैक्सिमम टाइम आप दे सकें ना स्टडीज़ को, वो देना है। टाइम टेबल में आपको ऐसा कोई भी नहीं बताऊंगा कि जी सुबह इतने बजे उठें, रात को इतने बजे सोएं, और इतने घंटे पढ़ें, इतना घंटा मोबाइल यूज़ करें, इतना घंटा ये करें ये करें, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आपको जो सूटेबल लगता है, जो आपका जैसे सेट होता है टाइम टेबल आप करें। ये वरना ये होता है ना कि आप खुद को एक टारगेट देते हो, तो अगर आप खुद को एक बहुत ज़्यादा टारगेट देते हो कि मैंने दिन में 14 घंटे पढ़ना है, या 15 घंटे या 16 घंटे, तो अगर आप वो नहीं पढ़ पाओगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाएगी कि मैंने अपना टारगेट नहीं अचीव करा, तो मैं अच्छी तरह प्रिपेयर भी नहीं कर रहा, तो वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं बंदे, अगर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। तो इससे बेहतर ये है कि आप टाइम टेबल कोई भी ना बनाओ, आप जितना मैक्सिमम टाइम स्टडी को दे सकते हो वो देने की कोशिश करो। वैसे मैं अपनी रूटीन बता देता हूँ, क्योंकि बाज़ बात बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या रूटीन होती है, तो वो अपनी रूटीन को भी उस तरह सेट करना चाहते हैं। तो मैं अपनी रूटीन बता देता हूँ कि उन दिनों में एमडी कैट की प्रिपरेशन के दिनों में मेरी क्या रूटीन थी। अच्छा जी, मैंने किप्स 30 ए जोहट उनको ही ज्वाइन किया था एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए, और इससे पहले जो मैंने संडे सेशन ज्वाइन किया था वो मैंने स्टेप गुजरात में ही ज्वाइन किया था। तो अब किप्स में मेरी क्या रूटीन थी, उधर जो मेरा सेशन था वो 11:30 से 4:30 बजे वाला था। तो 4:30 से अपने हॉस्टल में आते हुए तकरीबन 5 सवा 5 हो जाते थे, और मैं उसके बाद पढ़ना शुरू कर देता था। मैं सोता नहीं था, रेस्ट नहीं था करता। कोई भी ये बोलते हैं कि 1 घंटा रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट, मैं नहीं था करता। मैंने लेक्चर जो लिए हैं पहले उन्हें रिवाइज करना है, फिर बुक को कंसल्ट करना है। सोना मैंने तकरीबन 11:30 बजे मैं सो जाता था, और सुबह 5:30 बजे तक, कभी 5 बजे उठ जाना और फिर पढ़ना शुरू कर देना दोबारा से। अगर कभी ऐसा लगे कि थकावट है, अभी नींद पूरी नहीं हुई, तो फिर दोबारा से 9 से 10 सो लेना, नहीं तो दोबारा पढ़ते रहना। मतलब कैसे होता है कि 2-3 दिन जागे, यानी कि सुबह भी सिर्फ वो जो बीच में 11:30 से 5:30 तक सोए हैं, बस वो सोए। फिर जब आप 2-3 दिन ये रूटीन करते हैं तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है, आप थोड़ा लेजी होना शुरू होते हैं। तो फिर बेहतर है कि आप 2 या 3 दिन बाद नींद को बढ़ा लो, यानी कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप 7 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो, फिर 2 दिन जो है आप 5-6 घंटे सो, और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद आप 1 दिन ऐसे अपनी नींद पूरी कर लो। तो इस तरह से चलता रहता है। मोबाइल यूज़ पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए, वो इसलिए कि जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, अगर इसी तरह फिर 1 मंथ का टेस्ट कंडक्ट होगा, तो आपने ये देखते रहना कि कौन सा एमसीक्यू आ रहा है पेपर में, क्योंकि वो शेयर होते हैं, लीक होते हैं एमसीक्यू हर दफ़ा। ज़ाहिर सी बात, अगर मैं एमडी कर दे के आऊँगा तो मुझे कम से कम 10-15, उस वक्त तो 30-40 एमसीक्यू याद होते हैं, तो वो उसी वक्त लिख सेंड कर देता, तो सदका जारिया है, दूसरे के लिए हेल्प है, करना भी चाहिए। तो आप उनको देखें। उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है मुख्तलिफ, उन पर मटीरियल मौजूद है, उनसे इस्तेफादा करें। मुख्तलिफ अकेडमीज़ के लेक्चर्स, उनके टेस्ट, सिर्फ एक अकेडमी पर इक्तफा नहीं करना आपने, जहाँ से आपको अच्छा मटीरियल मिल जाए उसे आपने फॉलो करना है। बुक्स प्रिपरेशन के लिए मैंने किप्स की ही इस्तेमाल की थी, इसके अलावा वैसे किसी अकेडमी की इस्तेमाल नहीं थी की, और उसकी वजह ये थी कि किप्स की बुक्स काफ़ी अच्छी होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि किप्स ने इस दफ़ा फेडरल को पीएमसी 2020 को ज़ेरे नज़र रखते हुए ना, किप्स ने अपनी प्रैक्टिस बुक्स में फेडरल के पॉइंट्स को इंक्लूड किया था, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन किप्स को भी अंदाज़ा नहीं था कि पीएमसी 2021 इस कदर मुख्तलिफ हो जाएगा, वरना जो बुक्स तैयार थी वो 100% बेहतरीन और हेल्पफुल थी अगर पेपर पीएमसी 2020 की तरह का था। लेकिन अब उम्मीद है कि किप्स अपनी बुक्स को फिर अपडेट करेगी, और 2021 में जो एमडी कैट आया इसके मुताबिक तैयार करेगी, तो ही फ़ायदा होगा, वरना जो बुक्स अभी फ़िलहाल थी उनसे कोई इतना ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं हुआ, प्रैक्टिस का भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे बच्चों को आप पूछे ना 2021 को कि जी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉलेज गेन करना या फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो वो शायद आपको ये बोलेंगे कि प्रैक्टिस करना, और उससे पहले वाले स्टूडेंट्स भी, क्योंकि वो होता ही है कि आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करोगे, चांसेस ये हैं कि उनमें से पेपर में आएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो पेपर में आए हैं वो वाले एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं भी नहीं थे मिलने, तो इसलिए 2021 के लिए प्रैक्टिस इतनी मैटर नहीं थी करती, और मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की थी एमसीक्यूज़ की। मैंने फोकस सारा नॉलेज गेन करने पे किया था, यानी कि फेडरल की बुक्स को पढ़ता रहा हूँ, पीटीबी को और अपने लेक्चर्स को पढ़ता रहा हूँ, इस बजाय इसके कि मैं दूसरी अकेडमीज़ के टेस्ट जो है उनको प्रैक्टिस करूँ। मैंने सिर्फ किप्स की जो पोर्टल एलएमएस है उस पर जो टेस्ट सेशन आता था, यानी कि जो 50+ क्वेश्चन वाले टेस्ट मौजूद होते हैं, 10-10 क्वेश्चन वाले, तो उन्हें सॉल्व किया था, और उसके अलावा कुछ, यानी कि किप्स के अलावा कोई दूसरा सोर्स इस्तेमाल नहीं था किया। तो आपके लिए भी यही सजेस्ट करूँगा फिलहाल कि प्रैक्टिस से ज़्यादा नॉलेज गेन करने पे फोकस कीजिएगा। प्रैक्टिस का फ़ायदा तब होगा अगर वो जो प्रैक्टिस बुक्स बनेंगी वो पीएमसी 2021 के मुताबिक होंगी। इसके अलावा प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, जो मस्ट करनी है वो पीएमसी के 36 पेड प्रैक्टिस टेस्ट जरूर करने हैं। 36 करने की कोशिश करें। अब हमें तो डाउट था कि इधर से आना है या फिर किप्स से आना है, तो हमने फिर क्या किया, हमने सिर्फ 8-9 टेस्ट किए पीएमसी के पेड प्रैक्टिस टेस्ट, और उनसे फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने बजाय इसके अकेडमीज़ के टेस्ट सेशन को फॉलो करें, उससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप पीएमसी के टेस्ट सेशन को फॉलो करें, जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं उन्हें फॉलो करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा
अभी के लिए वीडियो में इतना ही। मजीद अगर आपने कुछ पूछना है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने खुद भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियोस बना रहा हूँ। अभी इंटर पार्ट 2 के लिए बनाई है, इंटर पार्ट 1 के लिए भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसके अलावा आगे किंग एडवर्ड में जाकर इंशाल्लाह ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगा। तो उसके अलावा फेसबुक पेज भी है, उसका भी लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो विजिट करें। उधर मैंने अपने जो नोट्स हैं और अपने जो जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनसे भी नोट्स लेके उधर अपलोड करूँगा, और अपने नोट्स भी जो मैंने प्रिपेयर किए थे वो भी अपलोड कर दूँगा। तो आप मुझे उधर भी कमेंट्स करके और मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा MD कैट 2022 के लिए।